Hi students, I'm CS Vrinda. I'm company secretary by profession. So I'll be taking up your part B of the this question paper, economic and business environment का. तो पार्ट ए तो कुसुम ने अभी डिस्कस किया आपसे. क्वेश्चन 4 तक इट्स बीइंग डन. तो आगे का डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, आई विल बी टेकिंग अप योर सब्जेक्ट ऑल्सो. एंड जैसे कि हमने CS निंजा की साइड चैनल पे अभी वीडियोस अपनी अपलोड की हैं, आपने देखी होंगी. कुछ कंसेप्ट हमने अपलोड किए हैं, तो अब हम लेके आए हैं अपनी ये CS निंजा की टेस्ट सीरीज के साथ. तो लेट्स बिगिन विद. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से पार्ट बी स्टार्ट होता है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट का. ठीक है, तो फिफ्थ में पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर. इसका मतलब क्या क्लियर हो रहा है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर? किसी को आइडिया है ऐसा? तो बेसिकली होता क्या है, ये जो है ना एंटरप्रेन्योर, ये होता है कि इसका खुद का बिजनेस होता है और ये खुद का रिस्क लेता है. ही इज द ओनर. बेसिकली एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं कि ही इज द ओनर. ठीक है, और ये इस टर्म्स में हम कहेंगे कि ही इज एन एम्प्लॉय. ठीक है, इसका ओनर है मतलब खुद का बिजनेस होगा, ओन बिजनेस है ना. और ये क्या है, इन ये एम्प्लॉय है तो इसके अंदर काम कर रहा है कंपनी के अंदर. ठीक है ना, ये ओन बिजनेस प्लस इसके खुद के रिस्क रहते हैं, ओन रिस्क. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी ये क्या कंसेप्ट चल रहा है. डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, है ना. इसमें है कि इनोवेशन जो होती है ना कंपनी के अंदर, वो दो तरीके से हो सकती है. कैसे? या तो कोई ओनर, ये एंटरप्रेन्योर, अपने कोई बिजनेस आइडियाज लेके आए, है ना. या फिर क्या होगा, एंटरप्रेन्योर जो एम्प्लॉय है कंपनी का, वो कोई बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ स्किल्स अपनी दिखाए और कंपनी में वैसे वैसे काम करे, टू डेवलप करने के लिए कंपनी को, ग्रोथ के लिए, है ना. तो इनोवेशन क्या होती है, दो तरीके से हो सकती है. या फिर बंदा खुद स्टार्ट करे, ऑन देयर ओन बिजनेस स्टार्ट करे, जैसे ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. या फिर एक एम्प्लॉय कुछ आइडियाज दे. ठीक है ना. तो पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं और इसको एंटरप्रेन्योर. तो इसमें रिस्क बताओ किसके ऊपर आएगा, हु विल बेयर द रिस्क? क्या लगता है? एंटरप्रेन्योर विल बेयर द रिस्क. उस ही इज द ओनर, ही ओन्स द बिजनेस. ठीक है, तो इसमें अब हम जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करोगे तो आपको ऐसे ही करना है. एक स्टार्ट करना है कि बेसिक मीनिंग क्या है टर्म्स का, मीनिंग के साथ. उसके बाद एक टैबुलर फॉर्म में आप डिफरेंसेस दिखा सकते हो. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे ये, तो आप 8 पॉइंट्स दिखा दो, 7-8 पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद एक कंक्लूजन लाइन भी दे दो, कंक्लूडिंग लाइन. उससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में. ठीक है, मीनिंग. एक तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडिविजुअल है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, रिस्क ले रहा है, न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहा है, रिसोर्सेज मैनेज कर रहा है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, मतलब वो ओनर है ना. और ये एंटरप्रेन्योर क्या है, इस एम्प्लॉय है, मैंने डिस्कस किया अभी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अपने स्किल्स को यूज कर रहा है टू डेवलप आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, है ना. हु बेयर्स द रिस्क, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है ना. तो कौन बियर कर रहा है? ये एंटरप्रेन्योर बियर करेगा सारा रिस्क. ये रिस्क नहीं बियर करेगा. क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट डायरेक्ट उसने ओन तो किया नहीं, वहाँ कंपनी ही बेयर करेगी, है ना. तो ये बेयर करेंगे. ओनरशिप किसकी रहेगी? ये ओनर रहेगा, एंटरप्रेन्योर. ठीक है ना, ये डज नॉट ओन द बिजनेस, ये एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहे हैं. ठीक है, रिवॉर्ड किसके पास रहेंगे? जो ओन कर रहा है ना. तो वही प्रॉफिट्स अपने पास रखेगा और लॉसेस भी वही करेगा, तो फुल फाइनेंशियल गेन्स भी उसके ही होंगे, है ना. इसको क्या है, अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, या फिर रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो, तो है ना. इंडिपेंडेंस कैसे रहेगी बताओ? उसकी कंप्लीट फ्रीडम रहेगी उसके पास, है ना, एंटरप्रेन्योर के पास. क्यों? ही इज द ओनर, डिसीजन मेकिंग में और ऑपरेशंस में. और ये क्या है, जो इंट्राप्रेन्योर है, इसको विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स जो बनाए उन्होंने, उसके अंदर काम करना है. तो इसकी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, इसकी डिपेंडेंसी रहेगी, है ना. नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा इसमें, आप जब मतलब लिखोगे तो उसमें आपको भी ऐसे बेसिस देने हैं और फिर डिफरेंस देने हैं. यू कैन टेक एनी ऑफ द बेसिस, है ना. नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा, उसको न्यू वेंचर्स लेके आना है, मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, इंट्रोड्यूस करने हैं न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह, है ना. और इसका क्या रहेगा, इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. मीनिंग कि उसको जो भी काम दिया गया है उसके अंदर वो ढूंढ के लाएगा, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू मेक, गिव सम इनोवेटिव आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, है ना. रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या है कि वो अरेंज करता है रिसोर्सेज इंडिपेंडेंटली. ओनर है तो उससे खुद अरेंज करना पड़ेगा, है ना. और वो क्या करते हैं, इंटरप्रेन्योर यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया उसे. मोटिवेशन क्या रहती है इनके बीच में? ये तो प्रॉफिट का रहता है, इसका पर्सनल विजन है अचीवमेंट है.
जो इसे अचीव करनी है ना, इसके अंदर क्या है कि इसे अपना करियर ग्रोथ दिख रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ज़्यादा होगा, वो इनोवेटिव आइडियाज़ देगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे एंड ऑल, है ना। डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। ये क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेगा, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल तो होगा नहीं। और जो एंटरप्रेन्योर है इसमें जो होंगे हायर अप्रूव मैनेजमेंट की अप्रूवल लगी, ये खुद से डिसीजन तो नहीं ले सकता, इसे कोई भी आइडिया है, ही नीड टू टेल हिम, है ना। तो उसके बाद रोल इन इकोनॉमी जो है, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे, ये न्यू न्यू बिजनेसेस लेके आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ गए हैं, नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक स्टार्टअप शुरू हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और इसमें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, ये लोग ही तो आके जॉब कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसके बाद इनकी ग्रोथ के लिए इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, वो तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक पॉइंट है आउटकम इफ नॉट सपोर्टेड, इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि ये लोग तो पहले ही चलो ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसने कोई आइडिया दिया अपना, इनोवेटिव आइडिया, और उसको सपोर्ट नहीं किया गया, तो ही कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन और वो अपना वेंचर स्टार्ट करे, ही कैन ऑल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके, जो आपको याद करने हैं। ये आईसीएसआई का सैम्पल पेपर में ही आया है, और सारे क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में से ही आए हैं, ये वाले, ये भी मॉडल में से है। मॉडल में पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, जो सीसेट का आईसीएसआई ने मॉडल दिया हुआ है, मैंने इसे थोड़ा पॉइंटर फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो कंक्लूजन भी आपको देना है प्रॉपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, अगर आप प्रॉपर ऐसे अटैम्प्ट करोगे तब जाके आपको आईसीएसआई मार्क्स देगा, ठीक है। कंक्लूजन में भी यही लिखा है कि इनको दोनों के पास क्वालिटीज़ हैं इनोवेशन क्रिएटिविटी की, बट जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेज करता है बिजनेस को इंडिपेंडेंटली, है ना, और जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, जो है पार्ट, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एनवायरनमेंट, डिफाइन द मेन एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या मतलब समझ में आ रहा है आप सबको, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, कंपनी के जो इनसाइड द बिजनेस होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इनसाइड द बिजनेस जो कंपनी है वो, और नो डाउट ऑपरेट कर रही है ना, जब बिजनेस काम कर रहा होता है ना, तो उसके कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह सब कुछ इफेक्ट करती हैं। लेकिन उससे पहले कंपनी को ना सबसे पहले अपने अंदर देखना होता है कि कंपनी के इनसाइड जो पॉलिसीज हैं, उसके लोग हैं, स्ट्रक्चर हैं, वैल्यूज हैं, वो सब कैसी चल रही हैं। सबसे पहले वो सब जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो कंपनी के इनसाइड होते हैं, वो कंपनी को मैनेज करने होते हैं, वो सब क्या फॉर्म करते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें कि बिफोर अ कंपनी ओनर वरीज अबाउट कॉम्पिटिटर्स या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से पहले उसे देखना होगा अपने इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके पीपल, स्ट्रक्चर, वैल्यूज कैसे हैं सब, ठीक है। तो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट ना कुछ इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट बनता है, जैसे, है ना, जो जो कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं बिजनेस को। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सपोज कोई क्रिकेट टीम है, उसके अंदर बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, बट जो प्लेयर्स हैं उनका ना कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर है आपस में, इन बिटवीन, तो वो ओपोनेंट से लड़ने तो बाद में जाएंगे ना, लड़ेंगे भी कैसे, अगर वो ओपोनेंट से अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी उनकी इनसाइड द टीम है, तो वो क्या है, इंटरनल फैक्टर हो गया। सबसे पहले अपने इंटरनल फैक्टर को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो यही होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ कंपनी में अच्छे हैं ना, गुड एम्प्लॉयज़ हैं, तो गुड एनवायरनमेंट है, तो बेटर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा उनका, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहेगा, किसी का काम करने का मन नहीं करेगा वहाँ पे, सब हेजिटेटेड फील करेंगे, है ना। इसमें भी आपको जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। पहले उसका मीनिंग लिखो कि इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है ना, ठीक है। मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन लिखा आपने, ठीक है। फिर एलिमेंट्स लिखो जो पूछे हैं ना, हेडिंग्स के साथ, ऐसे नहीं कि हाँ एक एक लाइन में आंसर लिख के आ रहे हो। फिर प्रॉपर जो वैल्यू सिस्टम, इसके एलिमेंट्स हैं, विजन, मिशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, टैंजिबल, इंटेंजिबल, ये सब आपको लिखने हैं। उसके बाद स्टार्ट गिविंग देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं आगे कि जो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट के से इंटरनल फोर्सेस एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो कंट्रोल करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस को। सबसे पहले आ जाते हैं वैल्यू सिस्टम पे। वैल्यू सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है, मतलब कंपनी के कुछ एथिक्स की, कैसे, हाउ बिजनेस बिहेव एक्चुअली,
हाउ द बिजनेस बिहेव्स। ठीक है, मतलब कंपनी के जो एथिक्स है ना, कल्चर है, एथिक्स है, वो कैसा है कंपनी का, कि वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है या कैसा है। तो ये सारे वैल्यू सिस्टम ना यही सब इंक्लूड करता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्लाइमेट, वर्क प्रोसेस, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। अगर कल्चर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है ये विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स? विजन मतलब होता है कि कंपनी का फ्यूचर ड्रीम क्या है, क्या अचीव करना चाहती है वो फ्यूचर ड्रीम। और मिशन का मतलब होता है कि कंपनी आज क्या, प्रेजेंट पर्पस क्या है उसका। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के गोल्स के हैं। तो ये जो है ना, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये रिलेट करते हैं कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, क्या कंपनी एम करती है, क्या कंपनी के गोल हैं। ये ही रीजंस होते हैं कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। और ये सब ये अगर प्रॉपर होंगे तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कंपनी ये सब प्रॉपर सोच के चलेगी तो, है ना। तो नेक्स्ट इज, इसमें आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो कि ड्रीम, पर्पस एंड टारगेट। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसको क्या टास्क दिया गया है, किसको क्या डेलीगेशन है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम ऑफ वर्किंग कैसा है कंपनी के अंदर। यही सब डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गोल्स को अचीव कर सकें वो अपने। रूल्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, कैसे हैं, है ना। फिर आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब एंड इंटरनल पावर रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब किसके पास अथॉरिटी है, हु हैज अथॉरिटी। ठीक है। रिलेशनशिप्स कैसे हैं मैनेजर्स एम्प्लॉयज के बीच में, और सपोर्ट कैसा है डायरेक्टर्स से। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब ये, इसमें हम देखते हैं कि गुड रिलेशंस है ना अगर, तो स्मूथ, गुड रिलेशन इज इक्वल्स टू स्मूथ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इम्प्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कैसी है, कैसे टास्क डेलीगेट हो रहे हैं, कैसे रिलेट हो रहा है, मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसे है अमंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, कॉम्पोजिशन क्या है बोर्ड की, स्ट्रक्चर कैसा है डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है ना। इंटरनल पावर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं सीईओ का बोर्ड के साथ, और सपोर्ट कैसा मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को तो ना हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। कैसे? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो कंपनी में मशीन्स लगे हैं वो खुद से तो काम करेंगी नहीं, वी नीड सम ह्यूमंस टू परफॉर्म ना। तो जो सब काम करते हैं कौन करता है, ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। तो दे प्ले अ क्रिटिकल रोल, या तो कंपनी को बनाते हैं या ब्रेक करते हैं। तो इनकी जो स्किल्स होती है, कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड, डेडिकेशन, मोराल, कमिटमेंट, पर्सनल का कैसा है ना, एक कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड कर दिया। अगर वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, है ना, हर टाइम, तो कंपनी की स्ट्रेंथ बन जाएगी। कंपनी के एम्प्लॉयज़ काम अच्छा कर रहे हैं, कंपनी में, कंपनी खुद तो काम नहीं कर रही ना, कुछ एम्प्लॉयज बैठे हैं वो लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही। नेक्स्ट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। हर कंपनी में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होती है टैंजिबल और एक होती है इनटैंजिबल। टैंजिबल कौन सी होती है, इनको हम टच कर सकते हैं ना, जैसे फिजिकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। इनटैंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे ब्रांड की रेपुटेशन हो गई, गुडविल हो गई, है ना, हमारी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है। तो जो गुड मशीनरी अगर है ना हमारी एसेट, ये एक एग्जांपल हो गया कि गुड मशीनरी है अगर, तो प्रोडक्शन बिकम्स एफिशिएंट। ठीक है। वैसे ही अगर हमारा ब्रांड नेम अच्छा होगा तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट। तो ये एक इंटरनल फैक्टर्स हैं कंपनी के, इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा। इसमें एक एग्जांपल भी है इन्फोसिस का, कि वो एथिक्स फर्स्ट कल्चर है अपना, इन्वेस्ट करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली अपने ह्यूमन कैपिटल में, बहुत ट्रस्ट है ना लोगों का इन्फोसिस के अंदर। तो आपको अटेम्प्ट भी कुछ ऐसे ही करना है
मीनिंग से स्टार्ट करना है कि क्या-क्या इसके मेन एलिमेंट्स हैं, क्या-क्या मैंने पढ़ा है। वैल्यू सिस्टम हो गया, विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, डिफाइन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो बताओ कि व्हाई इट्स क्रिएटेड, उसका एम क्या था? नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका एम था कि प्रमोट करे सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अर्लियर बताओ कि कौन सी बॉडी जो है वो इकोनॉमिक प्लान बनाती थी। पहले ना प्लानिंग कमीशन था इंडिया में, दैट मेक्स, ठीक है। अर्लियर इंडिया फॉलोड अ टॉप डाउन प्लानिंग सिस्टम थ्रू प्लानिंग कमीशन, ठीक है। बट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ ना ये एक थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, उसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को विद नीति आयोग, ठीक है। तो थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है ये? ये थी एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी। वो क्या करती थी? आइडियाज देती थी एंड रिसर्च एंड सॉल्यूशंस टू द गवर्नमेंट। आइडियाज भी देती थी, रिसर्च भी करती थी और सॉल्यूशंस भी देती थी गवर्नमेंट को। जो नीति आयोग है ना, ये लॉज नहीं बनाती, इट डजंट मेक लॉज, बट इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेक बेटर पॉलिसीज फ्रेम करने में जरूर हेल्प करती है, ठीक है। नीति आयोग एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज, यहाँ पे लिखा भी है, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डेवलपमेंट अप्रोच थ्रू फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, है ना। क्या है वो? शेयर, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे देखो, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी सिमिलरली अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट विद द मीनिंग कि क्या है नीति आयोग, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने स्टार्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट इज शेयर्ड नेशनल विजन। इसका क्या मतलब हुआ? नाम से क्या पता लग रहा है? मतलब नीति आयोग वांटेड कि सारे स्टेट्स और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू वर्क विद वन कॉमन विजन। किसके लिए करेंगे कॉमन विजन के साथ काम? फॉर इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब वन नेशन वन डेवलपमेंट विजन, ठीक है। इसमें ये लिखा है टू इवॉल्व अ कॉमन नेशनल डेवलपमेंट विजन, प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सारे स्टेट्स प्लस सॉरी यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को इकट्ठे काम कराना, टू हैव वन कॉमन विजन। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सब में नाम सुना होगा कि क्या होता है ये। मतलब सेंटर और स्टेट्स ना सब कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, इसका सिंपल मीनिंग में ये सब लिख भी लो। सेंटर प्लस स्टेट्स शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। किसके लिए? टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर नेशन, है ना। तो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है। फिर आता है बॉटम अप प्लानिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग ना जो स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट फ्रॉम बॉटम लेवल, विलेजेस लेवल से, बिल्कुल बॉटम लेवल से प्लानिंग जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए उनको देखते हुए, ठीक है। फिर विलेज टू नेशनल लेवल जाना है, ऐसा नीति आयोग का एक ऑब्जेक्टिव था। To promote grassroots planning by developing mechanisms for village level planning progressively aggregated to डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, ठीक है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओ जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट हो, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ इसमें, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट विद सिक्योरिटी, इसमें यही लिखा है टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज हैं जो इनकॉर्पोरेट करें नेशनल सिक्योरिटी की कंसिडरेशन, जहाँ पे भी स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? मतलब जो ग्रोथ है ना, इट शुड बेनिफिट एवरीवन, स्पेशली जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं ना, उनको बेनिफिट होना चाहिए।
ये नहीं कि सिर्फ जो रिच क्लास है दैट इज बेनिफिटेड फ्रॉम द पॉलिसीज एंड ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब, पॉलिसीज ऐसी फ्रेम करो जिनका विजन लॉन्ग टर्म हो, है ना, लॉन्ग टर्म का सोच के, फ्यूचर ओरिएंटेड जो पॉलिसीज बनाए हुए है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज मिड कोर्स करेक्शन। मिड कोर्स करेक्शन मतलब कि ये नहीं कि एक बार पॉलिसी बना दी तो वो फॉलो करते जा रहे हैं, हम लोगों से फीडबैक लो, उसको मॉनिटर करो कि अगर कुछ करेक्शन करनी है, कुछ इनोवेशन चाहिए तो वो लेके आए उसके अंदर। उन्होंने ये पॉइंट भी रखा, मिड कोर्स करेक्शन अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स, मतलब नीति आयोग ने कोलैबोरेशन प्रमोट की नेशनल और इंटरनेशनल बैंक्स के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पॉलिसी बॉडीज के साथ। इससे क्या होगा, अगर ये उनके आइडियाज शेयर होंगे, बेटर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड ऑल सब प्रमोट होगा, है ना। नॉलेज एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, इसमें क्या था, नीति आयोग ना इनकरेज करता था, इनकरेज न्यू आइडियाज को, स्टार्टअप रिसर्च को, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना, जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहा कि फॉर रिजॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटर सेक्टोरल इश्यूज, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, सब मिलके काम करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। सपोज कुछ डिजिटल हमें करना है, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है या डिजिटल कुछ मीडिया शेयर करना है, तो सब डिपार्टमेंट्स जो है अंदर प्रॉपरली एक दूसरे के साथ काम करें मिलके, है ना। एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट सब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करें टुगेदर डिजिटल लर्निंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एंड बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोजिटरी, मतलब नीति आयोग क्या करता है, कलेक्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। और एक बेस्ट प्रैक्टिस रिपोजिटरी मतलब एक, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो गई तो वो एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है। ये देखो मैं लिखा ना, टू फंक्शन एज स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, उसने इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह से रिसोर्सेज से कलेक्ट कर ली, तो क्या रिसर्च करता है वो, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मतलब मॉनिटर करे प्रोग्राम को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखे कि जो जो पॉलिसीज बनी है फॉर एग्जांपल, कि उनका वैसे आउटकम आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रही है, प्रॉपर डिजिटल गवर्नेंस है। नीति आयोग ना प्रमोट करता है डिजिटल गवर्नेंस को। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो इसमें आप छोटा सा एक कंक्लूजन लाइन भी लिख सकते हो कि नीति आयोग के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक लाइन में, कि ये नीति आयोग का मतलब हम डिस्क्राइब कर चुके हैं आगे, है ना। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, शेयर नेशनल विजन, इसमें से यू कैन लर्न मैनी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट ऑल दिस, की प्रॉपर कंटेंट रहे एज पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन पेस्टल फ्रेमवर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट along with examples of impact। तो हमें इसमें क्या पूछ लिया उसने, एक तो पेस्टल फ्रेमवर्क पूछा है, किसके कंटेक्स्ट में, ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में, और क्या पूछा है, एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट। पेस्टल का मतलब है यहाँ पे PESTLE, क्या स्टैंड कर रहे हैं, पी फॉर पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल है, नहीं, पी इज फॉर इकोनॉमिकल, देन इज सोशल, ये लिखे हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पेस्टल फ्रेमवर्क क्यों आया, व्हाट इज द रेलेवेंस, क्या है। तो बताओ, क्या बिजनेस खुद पे फोकस करके एग्जिस्ट कर सकती है, कि ओनली फोकसिंग ऑन इटसेल्फ, नहीं ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना बाहर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जहाँ पे बिजनेस काम कर रहा है, और वो खुद से तो अकेले काम नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो सब देख के ही एक बिजनेस चल सकता है ना। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ये फैक्टर्स हैं वो, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जो और ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, ये टुगेदर फॉर्म करते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और बिजनेस है यूज करते हैं पेस्टल फ्रेमवर्क को टू हैंडल ऑल दिस, टू स्टडी करना कि इनके क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं इन कंपोनेंट्स के, ठीक है। अब हम पेस्टल फ्रेमवर्क पर इसका एक छोटा सा वो लिख सकते हैं, कि पेस्टल इज इक्वल्स टू
आउटसाइड फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं पेस्टल के, जो हमें पूछा गया है ना, और विद एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट। मतलब पहला फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या मतलब हुआ इसका, कि पॉलिसीज जो है ना इफेक्ट कर, जो पॉलिसीज है ना, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, ये सब, ये हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। कोई जीएसटी के रेट्स चेंज हो गए, कुछ पॉलिसीज आ गई, तो हमारे बिजनेस में भी हमें वैसे ही कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिसीज, जो पॉलिटिक्स है ना, इट इफेक्ट्स पॉलिसीज। ठीक है, ये एक लाइन याद रखना कि पॉलिटिक्स इफेक्ट्स पॉलिसीज। ठीक है, जैसे जीएसटी रेट चेंज हो गए, लिखा है इसमें जीएसटी एग्जांपल, जीएसटी रेट चेंज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेट करता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स। सपोज कि रुपी हमारा वीकन हो गया, तो इम्पोर्ट महंगे हो गए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो फर्म्स हैं उनको लोकल वेंडर्स के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होती है इस वाले पॉइंट से भी। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, कि कल्चरल ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक्स, कुछ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे कंज्यूमर बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल कि आजकल लोग बहुत फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, तो उसके लिए क्या है कि जिम के प्रोडक्ट्स का, प्रोटीन्स का मार्केट बढ़ जाएगा, लोग इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। मैंने एग्जाम्पल लिखा भी है इसके अंदर, दैट इज ग्रोइंग। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस has led companies like Nestle to promote organic and healthy products। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ जैसे कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन आ गई, कुछ चेंजेस आ गए, तो बिजनेस में भी बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल कि डिजिटलाइजेशन इन पेमेंट्स आ गया, शुरू हो गया, है ना, लाइक पेटीएम, यूपीआई। कस्टमर की कन्वीनियंस तो जरूर बढ़ गई, इससे कैश ट्रांजेक्शन भी तो रिड्यूस हो गई ना। सपोज ऑनलाइन शॉपिंग एप्स आ गई बहुत ज़्यादा, अमेजोन, मिंत्रा एंड ऑल दैट। तो सब कंपनीज को भी अपना जो ऐसे सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अब ज़्यादा, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ट्रेड को। ये पॉइंट भी आप ऐसे याद करने के लिए लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स ट्रेड। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि हर कंपनी को ना ओबे करने चाहिए लीगल सारे रूल्स, कंप्लाइंसेस, सब कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ हायरिंग करनी है, पॉलिसीज हायरिंग करनी है, एचआर का कुछ भी, तो उसमें लेबर लॉज, सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेगी। तो सारे लॉज रिलेटेड लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब क्या है, जो अगर कुछ बाहर से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हो गए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरनल भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना। वैसे ही अगर कुछ कुछ भी लॉ में अमेंडमेंट आ गया कि ये होना चाहिए कंपनी के अंदर, तो हमें अपनी कंपनी के अंदर वो चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे ही नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, एंड मस्ट फॉलो सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अब ईवी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन्हें भी शिफ्ट करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, जब अन ड्यू टू एमिशन रेगुलेशंस की देखते हुए भी। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो मीनिंग भी देना है आपको पेस्टल फ्रेमवर्क का, स्टार्टिंग में, कि व्हाट इज पेस्टल फ्रेमवर्क, डिफाइन करना है कि पेस्टल है क्या, कि स्ट्रैटेजिक टूल है जो कंपनी यूज करती है एनालाइज करने के लिए हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, कि कैसे जिसमें वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए सारे के सारे ये जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स की वजह से, और वो कंपनी डिसीजन कैसे लेगी। ठीक है, आप स्टार्ट करोगे मीनिंग के साथ, उसमें कंपोनेंट्स भी देने हैं आपको ये सब। उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूडिंग लाइन भी देना है कि पेस्टल फ्रेमवर्क हेल्प करता है बिजनेस को एनालाइज करने के लिए उसके एक्सटर्नल फोर्सेस, और कैसे उसको स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ये इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ऐसे ही जब आप लिखोगे तो मीनिंग तो लिखोगे ही, फुल एक बार फुल फॉर्म लिखना, फिर एक्सप्लेन करना हर कंपोनेंट को विद एग्जांपल, जैसे इसमें किया हुआ है, फिर गिव कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिफाइन इट्स रोल्स एंड फंक्शन। इसमें से तीन चीजें पूछ ली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रोल्स और उसके फंक्शंस क्या हैं।
ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपके आईसीएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं, सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा आपको, बुक्स में है अगर आपने पढ़ा होगा। ऑब्वियसली आपके अटेम्प्ट है अब, है ना? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या? आप सबने नाम सुना होगा। ये एक एक्चुअली ना फाइनेंशियल डॉक्टर है कंट्रीज का, काइंड ऑफ, ठीक है? बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। फाइनेंशियल डॉक्टर ऑफ कंट्रीज कैसे? बताओ अगर ये नहीं हो तो कंपनी को क्या नीड है? व्हाई वुड अ कंट्री नीड आईएमएफ हेल्प? अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है? आईएमएफ कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या प्रमोट करता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन, मॉनेटरी कॉपरेशन रहे, एक्सचेंज रेट्स जो है वो मेंटेन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करता है, ताकि एक स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है? बेसिकली इसका कंसेप्ट आया कहाँ से था? जैसे कंपनीज को ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए सपोज, कि इंपोर्ट्स की वो पेमेंट नहीं पे कर पाए, तो आईएमएफ केम इनटू पिक्चर। आईएमएफ हेल्प करता है, इंडिया को भी हेल्प किया था। 1991 में इंडिया ने असिस्टेंस ली थी आईएमएफ से, ड्यूरिंग 1991 पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, तो ठीक है? इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि इंडिया फेस, मैं बताती हूँ, इंडिया ने ना फेस किया था एक सीरियस ये फाइनेंशियल क्राइसिस था। कि इंडिया के पास ना मनी नहीं थी टू पे बैक द इम्पोर्ट्स, तो आईएमएफ हेल्प द इंडिया इन पेमेंट्स। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, तो हम रोल एंड फंक्शंस पढ़ते हैं आईएमएफ के क्या है। सबसे पहला तो है सर्विलियंस, फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, अभी मैं इसे डिस्क्राइब भी करती हूँ। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। कैसे कैसे अब हम इसे पढ़ते हैं। सर्विलियंस मतलब क्या? आईएमएफ ना मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमी को और इकोनॉमिक पार्ट्स मेंबर कंट्रीज की। कैसे? मतलब मॉनिटर करता है इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज, वो स्टडी करता है इन्फ्लेशन कैसी है, डेट रेट कैसा चल रहा है, ग्रोथ कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग, है ना? मतलब, ठीक है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब अगर किसी कंट्री को नीड पड़ी तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब अगर कंपनी ने इम्पोर्ट्स कुछ इम्पोर्ट किया और इम्पोर्ट के लिए उसके साथ ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है? तो ये एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और हेल्प करते हैं उन्हें स्टेबलाइज करने में उनकी इकोनॉमी को। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आईएमएफ ना ट्राई करता है कि एक्सचेंज रेट्स जो है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गई ना तो मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो स्टेबल रहे एक्सचेंज रेट, और डिस्करेज करता है कि कॉम्पिटिट कोई डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ना हो, ताकि कोई अनसर्टेनिटी नहीं आ जाए एकदम से ना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है? तो ट्राई टू प्रिवेंट सडन करेंसी जो है फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। नेक्स्ट इज फैसिलिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स। कैसे? कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है ना, तो उसे रिमूव करने की कोशिश करता है ताकि स्मूथ इंटरनेशनल पेमेंट्स हो, ईजीली सारा ट्रेड हो जाए। इजी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज को आईएमएफ प्रमोट करता है। आईएमएफ एक्चुअली प्रमोट्स इजी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है? नेक्स्ट इज कैपेसिटी डेवलपमेंट, दैट इज टेक्निकल असिस्टेंस। कैसे आईएमएफ टेक्निकल असिस्टेंस देता है ना? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड टेक्निकल असिस्टेंस किन किन एरिया में कर सकता है आईएमएफ? बैंकिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर एग्जांपल आईएमएफ ने कुछ बैंकिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया, ठीक है? नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल कि इंडिया के ऊपर क्राइसिस आ गए है ना 1991 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंपोर्ट की पेमेंट्स के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसमें आईएमएफ से उन्होंने असिस्टेंस ली। तो वैसे इट हेल्प्स कंट्रीज मैनेज एंड रिकवर फाइनेंशियल क्राइसिस, और क्राइसिस अगर वो उनके हैंडल करेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा ना कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो वही इसका कंक्लूजन आपको देना है कि आईएमएफ प्लेज अ क्रूशियल रोल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। उसके जो पॉइंट्स हैं ना उनकी हेडिंग्स को समराइज करके लिख दो कि सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ जो कि एसेंशियल है एक फंक्शनिंग के लिए,
इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड के लिए, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है कि आप स्टार्टिंग विद द मीनिंग, उसके बाद आप इसका रूल एंड फंक्शंस लिखो, पहले हेडिंग्स दो, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दो लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज, और उसके बाद कंक्लूजन दे दो, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका ऐसे कवर अप हो जाएगा, पूरा कंटेंट भी आ जाएगा इसके अंदर। Next is, what do you understand by environment governance? What are the reasons of adoption of environmental governance practice? इसमें इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन कवर अप कर लिए बताओ। वो पूछ रहे हैं एनवायरमेंट गवर्नेंस क्या है और रीजंस क्या है एनवायरमेंटल गवर्नेंस प्रैक्टिस के, बताओ। इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है सपोज, है ना, तो उससे इकॉनमी तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, काफ़ी कुछ होगा, है ना। तो वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की नीड पड़ती है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस किसको कहते हैं कि ना, फ्रेमवर्क है रूल्स का, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज और प्रोसेस का, जिससे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज है ना उनको मैनेज किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग द यूज एंड प्रोटेक्ट कैसे किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या है, इट रेफर्स टू द सिस्टम जिससे हम पॉलिसीज बना, गवर्नमेंट बिजनेस एंड जो सोसाइटी है, दे वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें पार्टिसिपेशन, तो अभी देखा मैं कि गवर्नमेंट बिजनेस सोसाइटी सबका रहेगा टू इंटीग्रेट करने के लिए इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसमें रीजंस क्या है, क्यों हम, इसमें पूछा ना व्हाट आर द रीजंस ऑफ अडॉप्शन, रीजंस क्या है, इसमें एक पॉइंट याद रखना कि ये डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज इसका ना कोर आइडिया ही है, इज द कोर आइडिया, ठीक है। रीजंस क्या फॉर अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इसके ये देखो 6 रीजंस देखिए यहाँ पे। pragmatic reasons, cost consideration, legal compliance, ethical social responsibility, macroeconomic benefits, global and market pressures। बताओ क्या है pragmatic reason, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। pragmatic reason मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट practically and sustainably। मतलब कैसे कंट्रोल करना, वाटर कंजर्व करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना। pragmatic रीजन मतलब यही होता है, प्रिवेंट एंड मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसिडरेशन, इसका मतलब कि पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो ताकि बाद में कुछ पेनल्टीज वगैरह ना लगे, क्योंकि कॉस्ट जो है ना उसकी, अगर आप अभी प्रिवेंटिव मेजर ले लोगे उसकी कॉस्ट कम है, बाद में लीगल पेनल्टीज लग गई, कोई डैमेज कर दिया, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यही कहना चाह रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स आर मोर इकोनॉमिकल, आपने पहले ही कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम लगा दिया कंपनी में, दैट्स मच बेटर कि बाद में आपके कुछ वो कंप्लाइंस का नॉन कंप्लाइंस हो गया है तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी लग रही है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स आर मोर इकोनॉमिकल दैन डीलिंग विद पॉल्यूशन, लीगल पेनल्टीज एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी को और वेस्ट रिडक्शन को, ठीक है। सिमिलरली लीगल कंप्लायंस मतलब कंपनीज को सारे अपने कंप्लाई करना चाहिए इन्वायरमेंटल लॉज को, रेगुलेशंस को एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को। फॉर एग्जांपल कोई फॉलो कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉज, सपोज एग्जांपल फैक्ट्रीज फॉलो कर रही हैं पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, फैक्ट्रीज फॉलोइंग पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है, मैं पहले भी पढ़ा है ना एथिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब कि जो ये प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रोइंग अवेयरनेस एंड चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज, इंकरेज करना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब तो यही हो गया कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप बन गई है। फॉर एग्जांपल कि कंपनीज को खुद से देखना चाहिए कि वो प्लास्टिक के यूज़ कम करे, इको फ्रेंडली बैग ज़्यादा यूज़ करे, कोई कंपनी है सपोज, है ना। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये क्या करता है, इसका मतलब है प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रीज, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि ईवी का सपोज ज़्यादा आजकल
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है, तो आप ऐसे फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एंड मार्केट प्रेशर। ये आजकल कंपनीज के ऊपर ना ग्लोबली भी एक प्रेशर आ गया, दे नीड कि इन्वायरमेंटल को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है और कॉम्पिटिटिवनेस को ग्लोबल मार्केट में बीट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट्स भी ना एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने अडॉप्ट किया ISO 14001 environmental standards to meet their global compliance requirements and improve sustainability। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया आपके पास कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट गवर्नेंस एंड व्हाट आर द रीजंस, 5 मार्क्स में आपको इसे ऐसे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग विद द मीनिंग कि क्या है इन्वायरमेंट गवर्नेंस, होता क्या है। कि वो सारे फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स वगैरह, रूल्स इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज जो हम हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजंस क्या हैं एडॉप्शन के, क्योंकि प्रैक्टिकल उसको प्रैग्मेटिक रीजन हो गए, कॉस्ट कंसिडरेशन के लिए हो गया, लीगल कंप्लाई करना है सारा, है ना, ग्लोबल मार्केट में भी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंटर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए इसमें, ताकि आप थोड़े एग्जाम्पल दे सको, कंटेंट नहीं याद आ रहा इन केस तो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेम सम कॉमन काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कहाँ से आएगी, आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको कोई लैपटॉप कोई हैक कर ले, कोई आपकी मेल सीक्रेटली पढ़ रहा है ना, तो कोई अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी का जो है वो टॉपिक बीच में आता है हमारा। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब प्रोटेक्शन करना नेटवर्क की, कंप्यूटर की, सर्वर की, मोबाइल डिवाइसेस की, डाटा की, किससे, कोई अनऑथराइज एक्सेस से, डैमेज से, या कोई मैलिशियस अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने में, पर्सनल डाटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स योर डिजिटल स्टफ, ठीक है। तो हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे क्या है। अब जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, तो साइबर सिक्योरिटी भी इसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस से पूछा है ना, एंड नेम सम कॉमन काइंड, आपको साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा मीनिंग बताना है। जब भी क्वेश्चन अगर सीधा मीनिंग नहीं पूछा बट फिर भी सिग्निफिकेंस पूछा, यू स्टार्ट राइटिंग विद मीनिंग एंड देन उसके बाद सिग्निफिकेंस बताओ उसका, उसके बाद जैसे कॉमन काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स बताएं वो बताओ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का, सिविल बढ़ते हैं, मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहे, कैसे, सपोज कोई अमेजन की साइट को डाउन हो जाए एक बार के लिए, है ना, अटैक हो गया कुछ उस साइबर सिक्योरिटी की साइबर अटैक, है ना, वो साइट डाउन हो गई एक दिन के लिए, तो उनका तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा ना। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। सिमिलरली इज प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी। इंडिविजुअल प्राइवेसी कैसे होगा बताओ, अगर कोई हमारी हम जैसे फोटोज, बैंकिंग डिटेल्स वो किसी गलत हाथ में चली जाए, है ना, कैसे चली जाए, कोई वेबसाइट से वो बेचते हैं, है ना, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी बनी रहे। हमारी फोटोज वगैरह सारे ऐप्स पे घूमती है आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सो ऑन, है ना। तो नेक्स्ट इज मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कैसे, जैसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं काफ़ी सारे, कुछ इंसिडेंट हो गया, अगर उन्होंने गवर्नमेंट के पास तो बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, बी डिफेंस की हो या कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन भी होती है, तो किस कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। तो की एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी, है ना, ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ये पॉइंट्स ऐसे ही याद करने हैं, आपको ऐसे ही पेपर में लिख के आने हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर आपके प्रोटेक्ट करना, कंप्यूटर नेटवर्क्स को, जैसे वाईफाई वगैरह, है ना। डाटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी मतलब इंश्योर करना कि एक्यूरेट और सिक्योर रहे आपका डाटा एक्सेस, आपको ही दिखे आपका डाटा, है ना। ऑपरेशनल सिक्योरिटी मतलब सेफ हैंडल करें डाटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल। तो अब कॉमन काइंड ऑफ साइबर अटैक्स, ये कॉमन काइंड ऑफ साइबर अटैक्स क्या होते हैं बताओ, किसी को कुछ पता हो कि कौन कौन से साइबर अटैक्स होते हैं। अब कॉमन काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स पढ़ने से पहले तो हम ये देखेंगे ना कि ये कॉमन काइंड्स आएंगे कहाँ से।
आएँगे कहाँ से मतलब अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो हमें पता भी तो होना चाहिए किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ से आता है कि कॉमन काइंड्स ऑफ साइबर अटैक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स आर एक्चुअली देयर। ठीक है ना? तो हम कुछ अटैक्स डिस्कस करते हैं, कॉमन काइंड ऑफ साइबर अटैक्स। पहला है उसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब ओवरलोड सिस्टम्स जो है उनको अनअवेलेबल कर देना यूजर्स को। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई पॉपुलर वेबसाइट को ना क्रैश कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है कि मेकिंग पॉपुलर वेबसाइट्स क्रैश। फिर से पढ़ लो, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स मतलब ओवरलोड सिस्टम्स टू मेक देम अनअवेलेबल टू यूजर्स। जैसे पॉपुलर वेबसाइट्स है ना, तो ओवरलोड रहती हैं तो उनको अनअवेलेबल करना यूजर्स को, मतलब क्रैश कर दिया तो अनअवेलेबल हो गई, है ना? नेक्स्ट इज रिमोट टू लोकल अटैक्स। इसे आपको नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है? रिमोट टू लोकल अटैक्स मतलब किसी कोई हैकर सिस्टम का एक्सेस ले लेता है दूर बैठे हुए भी। देखो, गेन एक्सेस टू अ सिस्टम फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। ठीक है, समवन फ्रॉम फार अवे ब्रेकिंग इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यूजर टू रूट अटैक्स, इसका क्या मतलब है? यूजर टू रूट अटैक्स, इसका मतलब कि हैकर को ना कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिली पहले, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेस मिला एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद वो फाइंड करता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कैसे मिल जाए, बड़ा एक्सेस कैसे मिल जाए, ताकि वो फुल कंट्रोल ले ले। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम मतलब दिस इज स्कैनिंग सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थीफ है, वो लाइक थीफ चोरी करने से पहले वो घर के सारे खिड़की दरवाजे चेक करता है ना, सब खुले हैं बंद है सारे, कि अनलॉक्ड हैं वो, है ना, कि प्रॉपर वो कर सके। वैसे ही हैकर्स भी स्कैन करते हैं हमारे सिस्टम को वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, वैसे ही सिग्नेचर, ये अटैक डिटेंशन स्ट्रैटेजी है, ये भी हमें यूज करनी चाहिए। कौन कौन सी है? सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच या मिसयूज बिहेवियर डिटेंशन, नाम याद कर लेना। सिग्नेचर बेस्ड मतलब कि हम लोग देखेंगे कि कोई नोन अटैक पैटर्न्स के थ्रू हम सिग्नेचर, कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़े हैं उसने उसके थ्रू। ये मिसयूज मिसबिहेवियर डिटेक्शन मतलब हो गया कि कोई एकदम से 1000 फाइल्स डाउनलोड हुई हैं, कमांड आई है, तो मतलब कुछ मिसयूज मिसबिहेवियर डिटेक्शन हुई है ना? नेक्स्ट इज रिकोनियंस अटैक्स। इसका मतलब क्या होता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट बिफोर लॉन्चिंग अ अटैक। इसका ये मतलब होता है कि कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट सिस्टम। जैसे कोई स्पाई अपना होमवर्क करके जाता है ना अटैक करने से पहले, वैसे ही हैकर्स भी अपना इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं बिफोर डूइंग साइबर अटैक। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस अटैक्स, मतलब सिंपली ट्राई करना किसी के सिस्टम में घुसने के लिए विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ये कुछ एक ग्रुप फॉर्म कर लो इनका, ऐसे याद नहीं रहेगा, कि साइबर क्राइम, साइबर एस्पिरेंट, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉर एक ग्रुप में हो गए। फिर एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स इकट्ठे हो गए। मलिशियस एंड नॉन मलिशियस अटैक्स इकट्ठे, और ये दोनों इकट्ठे। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? मतलब इलीगल एक्टिविटीज करना, लाइक फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, फिर साइबर एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ सीक्रेट स्टील करना अपने कोई, है ना, फॉर मनी या फिर पावर के लिए, फॉर एग्जाम्पल। फिर आता है साइबर टेररिज्म, मतलब अटैक्स, ऐसे अटैक्स जो फियर फैलाने के लिए, डिसरप्शन फैलाने के लिए आपने किए हैं। या फिर साइबर वॉर कौन सा होता है? मतलब जब कंट्रीज अटैक करती है ना ईच अदर डिजिटली, कंट्रीज अटैक ईच अदर डिजिटली। नेक्स्ट इज एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स में क्या होता है? जो अटैकर है ना, वो आपका डाटा चेंज कर देता है, चेंज एंड डिस्ट्रॉय, मॉडिफाई या डिस्ट्रॉय द डाटा। पैसिव अटैक में वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो बस मॉनिटर करता है। सपोज कोई आपकी सीक्रेटली मेल्स पढ़ रहा है, दैट इज पैसिव अटैक। ठीक है, मलिशियस अटैक्स कौन से होते हैं? मतलब इंटेंशनल हार्मफुल एक्शन कोई किया आपने, ठीक है, इसकी वजह से आपको कुछ ट्रबल हो गई। ठीक है, दिस इज नॉन मलिशियस अटैक्स। ये कौन से होते हैं? मतलब माइनर कुछ डाटा लॉस हो गया, उसकी अनइंटेंशनल एक्शंस थे बट आपका माइनर लॉस हो गया। कोई एम्प्लॉय ने आपकी फाइल डिलीट कर दी, है ना? Acts in Manate, acts on WSN, की टारगेट मोबाइल्स, एडहॉक नेटवर्क्स,
ये कुछ तरह के अटैक्स हैं जो आपको थोड़ा-सा ईज़ी लगे, मेन-मेन याद कर लेना, डिनायल ऑफ सर्विस, इनके मतलब समझ के, है ना? मैंने आपको आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो इसका भी आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, फिर कॉमन काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स क्या हैं। पहले उससे पहले मीनिंग बता दो, एक बार सिग्निफिकेंस बता दो, तो कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ बता दो, है ना? कि बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी में आप अमेज़न का एग्ज़ाम्पल दे दो जैसे, ठीक है? इंडिविजुअल प्रोटेक्शन हो गया, प्राइवेसी मेंटेन हो गई, ठीक है? ट्राई टू लर्न ऑल दीज़। ये आपका सैंपल पेपर आईसीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है क्योंकि